औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी आप तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की मेरी वीडियो मेरी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूटी है। मेरी पिछली वीडियो जिसका टॉपिक था कि शैतान की हमारे जिस्मों में मौजूदगी किस तरह हमें जिस्मानी, जहनी और नफ्सियाती लिहाज से बीमार कर रही है। आज भी मैं इसी हवाले से बात करने जा रही हूँ। गाइस, ये बात कि शैतान की हमारे जिस्म में मौजूदगी हमारी स्पिरिट बॉडी और हमारी सोल बॉडी को गलाने सड़ाने के साथ साथ हमारी फ़िज़िकल बॉडी को भी गला सड़ा रही है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मेडिकल साइंस में होने वाली रिसर्चेस का मवाजना कुरान और स्पिरिचुअलिटी से कर रही हूँ कि इस बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है और कुरान और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है इस बारे में। क्या ये तीनों चीज़ें अलग अलग सिमतों में मूव कर रही हैं या ये एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। सो गाइस, ज़ाहिरी तौर पर नो डाउट कि मेडिकल साइंस अभी स्पिरिचुअलिटी को ना मानती हो, लेकिन मेरी रिसर्च कह रही है कि मेडिकल साइंस स्पिरिचुअलिटी की सरहदों तक पहुंच चुकी है और अनकरीब मेडिकल साइंस स्पिरिचुअलिटी में होने वाली रिसर्चेस को मानेगी कि हाँ, ये अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि ये एक ही चीज़ है। सो गाइज़, आज मैं बात करूँगी कि हमारी टांगों या हमारे हाथों और पैरों से जुड़ी बीमारियों के बारे में कि साइंस इन बीमारियों के बारे में क्या कहती है और कुरान या स्पिरिचुअलिटी इस बारे में क्या कहती है। तो गाइस, पहली बीमारी कह लें आप, पहली बीमारी जिसको मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम जैसे मीन्स के पाँव का जलना, पाँव का सुन्न हो जाना, पैरों में सुइयां चुभना। अक्सर लोगों के पाँव में जलन होती है, पैरों के तलवे जलते हैं, उनमें बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, पैर और टांगें सून हो जाती हैं, उनमें नमनेस आ जाती है, झुंझलाहट होती है पैरों में, या पैरों में सुइयां चुभती महसूस होती हैं जिसे टिंगलिंग सेंसेशंस कहते हैं। तो अगर पैरों में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो उन्हें मेडिकल टर्म में इस बीमारी को बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। मेडिकल साइंस का कहना है कि इसकी मेजर कॉज TTS है। TTS यानी टार्सल टनल सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में ये होता है कि हमारे पाँव की हड्डी, जिसे टार्सल टनल कहते हैं, इसके अंदर से एक टिबियल नर्व गुज़रती है जो हमारे पैरों में खून की सप्लाई को बरकरार रखती है। अगर इस टिबियल नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आ जाए, यानी सिकुड़ जाए या दबाव आ जाए, या ये कहीं से डैमेज हो जाए या वीक हो जाए, तो इसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, या नमनेस आ जाती है, या फिर पेन होता है, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन जैसे सुइयां चुभना वगैरह होता है। लेकिन ये अलामात यूजुअली उन लोगों में देखने को मिलती हैं जो 40 एज को क्रॉस कर जाते हैं, यंग लोगों में कम देखने को मिलती हैं। यानी कि TTS कंडीशन में ये होता है कि हमारे पाँव की टिबियल नर्व जो पाँव के अंदरूनी जानिब से गुज़रती है और इस टार्सल टनल नामी हड्डी के पीछे से गुज़रती है, तो वहाँ ये दबाव के बाइस पाँव के अगले हिस्से से सेंसेशंस को दिमाग तक नहीं ले जा पाती, जिसकी वजह से हमारा पाँव सुन्न हो जाता है और हमारा पाँव जलना शुरू हो जाता है, इसमें जलन शुरू हो जाती है। इसके अलावा गाइस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आसाब डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपके हाथों पैरों में बर्निंग हो रही होती है। तो वो बीमारियां जिनकी वजह से हमारा बर्निंग फीट सिंड्रोम हो सकता है हमें, उसमें सरे फहरिस्त डायबिटीज़ है।
डॉक्टर हजरात का कहना है कि इसमें आपकी जो बर्निंग फीट सिंड्रोम है उसमें सर फहरिस्त एक बीमारी है जिसे डायबिटीज़ यानी शुगर कहते हैं। इसके अलावा सी के डी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़, गुर्दों का जो मसला होता है, जिन लोगों को सी के डी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती हैं उनको भी बर्निंग फीट सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म, गले के अंदर एक ग्लैंड होता है, एक वजूद होता है, इसके होने से भी ऐसा होता है। शुगर के मरीज़ों को ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज पर उनके पाँव ज़रूर जलते हैं। मेडिकल साइंस का कहना है कि बर्निंग फीट सिंड्रोम की सबसे बड़ी कॉज हमारे जिस्म में बढ़ती हुई डायबिटीज़ है, यानी जिस्म में शुगर लेवल का बढ़ जाना। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से, यानी जिस्म में बढ़ती हुई शुगर खून की शरियानों और नर्व्स पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से हमारे हाथों और पैरों की नर्व्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई मुतासिर होती है। इसकी बहुत सी अलामत इसकी पहली अलामत यही होती है कि पैरों में सुइयां चुभती हैं, यानी टिंगलिंग सेंसेशंस फ़ील होंगी आपको। पैर सुन रहने लगेंगे, यानी नमनेस आ जाएगी उनमें। पैरों के तलवे जलने लगते हैं, यानी बर्निंग सेंसेशंस होती हैं पैरों के अंदर। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैरों के और हाथों की जो हिस्स होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैरों और टांगों और हाथों में ज़ख़म बनने लगते हैं। शुगर गाइस एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। फिर आसाब इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं इस शुगर की बीमारी की वजह से कि आसाब काटने तक की नौबत आ जाती है। इतने ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के आसाब इतने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें। मेडिकल साइंस का कहना है कि जब भी आपके खून में शुगर या मिठास की मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह ने आपके लबलबे में ये ताकत रखी है कि वो इंसुलिन बनाए। लबलबा इंसुलिन बनाता है और शुगर जिस्म में शुगर की जो लेवल होता है उसको कम करने और कम उसको मतलब अल्लाह ताला ने हमारे लबलबे के अंदर ये ताकत रखी कि वो इंसुलिन बनाए और जिस्म में शुगर के लेवल को कम करे। और अगर लबलबा इंसुलिन ना बनाए या इंसुलिन सही तरीके से अपना काम ना कर सके तो इस सूरत में ये शुगर आपके पैरों की नसों को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं या पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। गाइस मेडिकल साइंस इस बर्निंग फीट सिंड्रोम की एक और बड़ी वजह पेरिफेरल न्यूरोपैथी को बताती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे असबी आर्जा या असबी बीमारी कहते हैं, ये एक या कई बैरूनी सिरों पर वाक़े आसाबी डोरियों का नक्स होता है जो कमज़ोरी और आज़ा के सुन होने का बाइस बनता है। आज़ा के कमज़ोर होने का और आज़ा के सुन होने का बाइस बनती है बीमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो बीमारी है ये बीमारी भी उन लोगों को होती है जो मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उन्हें होती है। डायबिटीज़ की वजह से उनकी बॉडी की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। फिर उसकी बड़ी अलामत ये होती हैं कि आपके बाजुओं में, हाथों पैरों में नमनेस रहती है, टिंगलिंग सेंसेशंस होती हैं, बर्निंग सेंसेशंस होती हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम की एक और बड़ी वजह मेडिकल साइंस ये भी बताती है कि दरअसल हमारे आसाब को, हमारी नर्व्स को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है हमारी नर्व्स को ख़ुद को मेंटेन रखने के लिए। और जब इनकी खुराक कम होने लगती है तो इसकी वजह से ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इनकी खुराक वाइटामिन्स, इनकी खुराक जो है, जो हमारी नर्व्स जो है उनकी खुराक वाइटामिन्स होते हैं। वाइटामिन्स जब हमारे जिस्म में से कम होते हैं
तो इसकी वजह से ये आसाब भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बर्निंग होती हैं या बर्निंग फीट सेंसेशंस होती हैं, जिसकी वजह से। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इन नर्व्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कई तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बी होता है, विटामिन बी 12 होता है, विटामिन बी 6 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है। ये तमाम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होते हैं। इन तमाम विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये बर्निंग फीट सेंसेशंस होती हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी बर्निंग फीट सिंड्रोम की बीमारी हो सकती है। ये तमाम विटामिन्स और बिलखुसूस विटामिन बी, डॉक्टर्स का हजरात का कहना है कि विटामिन बी वो इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी नर्व्स के लिए। ये विटामिन आसाब यानी नर्व्स को रिपेयर करते हैं। ये विटामिन बी हमारे आसाब को, हमारी नर्व्स को रिपेयर करते हैं, हमारी नर्व्स को मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये विटामिन बी। और अगर इस विटामिन की कमी हो खून में तो ये जिस्म की थकावट, जिस्म की कमज़ोरी का बाइस बनता है, जिसकी और हाथों और पैरों और चेहरे की जलन का बाइस बनता है। हमारे जिस्म के आसाब और हमारी जो रगें हैं वीक हो जाती हैं विटामिन बी की कमी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे पैरों में जलन होना, सुइयां चुभना और सुन्न होना जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके साथ साथ जिस्म में थकावट का एहसास, सर दर्द और भूख का ना लगना भी विटामिन बी की कमी की अलामात हैं। ये गाइस, ये विटामिन बी हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग हेल्दी रखने में एक्टिवली वर्क करता है विटामिन बी। तो अगर विटामिन की डिफिशिएंसी है तो ये हमारी नर्व्स को वीक करने का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा बर्निंग फीट सिंड्रोम की एक और वजह डॉक्टर्स बताते हैं HIV एड्स के मरीज़ों को हो सकती है। HIV एड्स यानी ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस जिसे कहते हैं। तो इन मरीज़ों को हो सकती है बर्निंग फीट सिंड्रोम की शिकायत। इसके अलावा जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनको अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसमें नर्व्स बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं और जिनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों के ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे एड्रेनालिन कहते हैं। ये केमिकल जैसे ही रिलीज़ होता है तो जो आपके पाँव की तरफ की खून की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई है, वो कम हो जाती है इस एड्रेनालिन हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से। तो एज अ रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है कि आपके पाँव के तलवे जलना शुरू हो गए, आपके पैरों में बर्निंग सेंसेशन होना शुरू हो गई हैं। तो गाइस, एंग्जाइटी वो लोग जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात ले रहे होते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से रिलेटेड जो मेडिसन ले रहे होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो शियाटिका मेडिसन्स ले रहे होते हैं, जिनको शियाटिका पेन होता है, वो मरीज़ शिकायत करते हैं कि उनके पैरों के तलवे जल रहे हैं या उनके पैरों के तलवे सुन्न हो गए हैं। तो शियाटिका पेशेंट्स जो होते हैं, जो शियाटिका की मेडिसिन ले रहे होते हैं, शियाटिका यानी जिसे अर्कुनिसा यानी टांग का दर्द कहते हैं, एक टांग का दर्द जिसे कहते हैं, अर्कुनिसा जिसे कहते हैं। तो शियाटिका पेशेंट्स के पैरों में भी बर्निंग फीट सेंसेशंस हो सकती हैं, यानी उन्हें ऐसे पेशेंट्स को भी बर्निंग फीट सिंड्रोम्स की बीमारी हो सकती है।
इसके अलावा यूरिक एसिड यानी हाई यूरिक एसिड, जो लोग यूरिक एसिड के पेशेंट्स होते हैं बट यूरिक एसिड थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ऐसे हाई यानी हाई होगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर यूरिक एसिड, उसका यूरिक एसिड का लेवल हाई होगा, तो वो आप ऐसे पेशेंट्स के पाँव के अंदर बर्निंग सेंसेशंस फील होती हैं। उनके हाथ 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 पैर सुन रहते हैं, साथ ही साथ पट्ठों और जोड़ों में भी दर्द रहता है ऐसे पेशेंट्स को। इसके अलावा गाइस, बर्निंग फीट सिंड्रोम की शिकायत हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट होते हैं, जो लोग होते हैं इसके पेशेंट होते हैं, उनमें अक्सर ऐसे पेशेंट जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स होते हैं, अक्सर इनके पाँव में जलन रहती है और हाथों में भी जलन फील होती है इन्हें। या फिर जो लोग हाई ALT या SGPT के पेशेंट्स होते हैं, जिन लोगों का ये ALT या SGPT बढ़ा हुआ होता है, तो इस सूरत में भी ऐसा होता है कि उनके हाथ पैर जलते हैं ऐसे लोगों के। इसके अलावा कॉमन रीज़न की में अगर हम बात करें कि बर्निंग फीट सिंड्रोम किन लोगों को हो सकते हैं, अगर उसकी कॉमन कॉजेज़ की बात करें हम, तो वॉकिंग एंड रनिंग, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उन्हें भी ये शिकायत हो सकती है। खड़े रहकर काम करने से भी हो सकता है ये शिकायत, ये इश्यूज़ आ सकते हैं। यानी जो लोग कई कई घंटे खड़े होकर काम करते हैं, उन्हें ये शिकायत हो सकती है। इसके अलावा सॉक्स बहुत देर तक पहने रहने से भी आपके पैरों में जलन हो सकती है। डॉक्टर्स का कहना है बिलखुसूस जब आपके सॉक्स मसनूई कीमियाई मिलाप से बने हों, जिसे सिंथेटिक मटेरियल से, यानी सिंथेटिक मटेरियल से अगर आपके सॉक्स बने हुए हैं, यानी अगर आपके सॉक्स प्योर कॉटन से बने हुए नहीं हैं, बल्कि वो सिंथेटिक पॉलिएस्टर से बने हुए हैं, तो इसकी वजह से भी आपको जलन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर हजरात का कहना है कि इसकी बर्निंग फीट सिंड्रोम की जो कॉमन रीज़न है वो लॉन्ग शूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल और देर तक इस्तेमाल, लॉन्ग शूज़ का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सी अद्वियात का इस्तेमाल करने से भी ऐसा हो सकता है, ख़ासकर वो मेडिसन जो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो मरीज़ के पाँव के तलवे जलने और उनमें सुइयां चुभने की वजह बन सकती हैं। अगर किसी पेशेंट्स के पाँव में जलन के साथ साथ रेड कलर के दाने भी बनते हैं या पाँव की रंगत रेड रहती है, तो मुमकिन है कि ये किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, डॉक्टर हजरात का कहना है। इसके अलावा जिन लोगों का फैटी लीवर होता है, तो उनको भी बर्निंग फीट सिंड्रोम की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर आपके खून में चर्बी की मिकदार बढ़ गई है, तो ऐसी सूरत में भी पाँव का सुन्न हो जाना और पैरों में सुइयां चुभना जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। इसके अलावा जिस्म में खून और आयरन की डेफिशिएंसी से भी हमारे हाथों, पैरों और चेहरे का जलना, सुन्न होना, सुइयां चुभना और थकन जैसी अलामात सामने आती हैं। इसके अलावा मेडिकल साइंस का कहना है कि मैग्नीशियम का लेवल अगर हमारी बॉडी में कम है, तो भी हाथों और पैरों में झुंझलाहट, सनसनाहट और जलन जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक्जिमा जो जिल्द पर ख़ारिश होने वाली जो बीमारी है, एक्जिमा जो कि स्किन की बीमारी है, इसमें भी स्किन खुरदरी और मोटी और सख्त हो जाती है, बेरौनक हो जाती है और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाता है जिन लोगों को एक्जिमा होता है। ये भी एक वजह बनती है हाथों पैरों के सुन्न हो जाने और जलने की। इसके अलावा मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि ऐसे अफराद जिनका वज़न बढ़ गया है और वो ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं करते, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा वज़न की वजह से इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा मेडिकल साइंस कहती है कि ऐसी ख़वातीन जिनकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको भी ऐसे मसाइल लाहक होते रहते हैं, यानी बर्निंग फीट सिंड्रोम की बीमारी ऐसी ख़वातीन को भी हो सकती है। अब बात करते हैं गाइस टांगों से रिलेटेड एक और तिब्बी मसले की, एक और तिब्बी बीमारी की, जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी बेचैन टांगें, टांगों की बेचैनी या टांगों का दर्द। अक्सर लोग जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो टांगों में बेचैनी, दर्द, टांगों में जलन या सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं उनके, या टांगें सुन्न हो जाती हैं और उस वक्त टांगों का रंग सुर्खी माइल हो जाता है। टांगों में से हिद्दत या गर्मी निकल रही होती है जो बेचैनी पैदा करती है और सोने नहीं देती। तो ये अक्सर लोगों को होता है, ये सिम्टम अक्सर लोगों के साथ होते हैं। तो मेडिकल टर्म में इसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। मेडिकल साइंस इसकी मेन रीज़न यही बताती है कि जिस्म में ब्लड या आयरन की डेफिशिएंसी हो जाने से ये ऐसा होता है। बाज़ डॉक्टर्स का ख़्याल है कि बाज़ फैमिलीज़ के जीन्स में ये होता है, यानी जेनेटिकली फैमिलीज़ के अंदर ये बीमारी की अलामत पाई जाती हैं। और हमारे पाँव की एक नर्व होती है, एक रग होती है, एक नर्व होती है हमारे पाँव की, एक जो हमारे टखने के करीब दब जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इस वजह से भी पैरों और टांगों में बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं। टार्सल टनल सिंड्रोम की वजह से भी आपकी पैरों में, हाथों में, स्पेशली पैरों में बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं और टिंगलिंग सेंसेशंस हो सकती हैं। बाज़ डॉक्टर्स का ख़्याल है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वहम की बीमारी की वजह से भी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं आप। ये सिम्टम्स अक्सर यंग पॉपुलेशंस में देखने को मिलती हैं, यानी जो लोग बिलो दैन 40 होते हैं तो उनमें ये बीमारी पाई जाती है। जो लोग बिलो दैन 40 होते हैं उनमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स की बीमारी पाई जाती है। लेकिन अगर यही सिम्टम्स मोर दैन 40 एज के लोगों में ज़ाहिर हों तो ये अलामात पार्किंसन डिज़ीज़, जिसे उर्दू में राशा कहते हैं, इसका पेश कीमा हो सकती हैं। अब गाइस मैं बात टांगों से रिलेट या हमारी बॉडी की बोन से रिलेट एक और बीमारी की बात करूँगी जिसे राशा कहते हैं, जिसे पार्किंसन डिज़ीज़ कहते हैं। राशा की बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है ये। इस बीमारी में मरीज़ के हाथों में, टांगों में, पैरों में राशा होता है, यानी टांगें, हाथ पाँव कांपने लगते हैं और अक्सर बात करते हुए ज़बान भी कांपती है। यानी मरीज़ के हाथों और टांगों में ट्रिमर यानी कपकपी, थरथरी, झटके लगना, लर्ज़ा तारी हो जाना, यानी ट्रिमर इन हैंड्स, ट्रिमर इन लेग्स कहते हैं इसको। अगर हाथों में और टांगों में कपकपी तारी हो जाती है, थरथरी तारी हो जाती है, तो इसे ट्रिमर इन हैंड्स या ट्रिमर इन लेग्स कहते हैं। अगर किसी के हाथों पैरों में राशा है, कपकपाहट है, तो इसको पिल रोलिंग ट्रिमर्स भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। पिल रोलिंग ट्रिमर्स, इसको पिल रोलिंग इन पार्किंसन या पिल रोलिंग मूवमेंट भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। मगर इंसान को पार्किंसन की स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, डॉक्टर्स का कहना है, क्योंकि पार्किंसन सीरियस कंडीशन है। इससे पहले जो अलामात ज़ाहिर होती हैं ह्यूमन बॉडी में उसको कहते हैं ब्रैडिकाइनीजिया,
यानी पार्किंसन डिजीज़ होने से पहले या पार्किंसन की स्टेज तक पहुंचने से पहले जो अलामात आपकी बॉडी में ज़ाहिर होंगी, मेडिकल टर्म उसे ब्रैडिकाइनीजिया कहती है, जिसके मायने हैं स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट इट इज़ वन ऑफ द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। यानी इसमें इंसान की मूवमेंट, चलने की रफ्तार कम हो जाती है, शॉर्ट स्टेप्स हो जाते हैं उसके, और जब वो मुड़ता है तो उसको गिरने का एहतमाल होता है, यानी अनस्टेबल हो जाता है वो। मुड़ते वक्त या करवटें बदलते वक्त परेशानी होती है उसे, वो सही से मुड़ नहीं पाता, और जब वो मुड़ने लगता है तो अनस्टेबल हो जाता है ऐसा शख्स। तो एक नॉर्मल इंसान जब चलता है तो उसके दोनों हाथ चल रहे होते हैं, अगर आपने कभी फील किया हो तो। मगर जब पार्किंसन का पेशेंट चलेगा तो उसके हाथ नहीं हिलेंगे। उसकी पार्किंसन का जो पेशेंट होता है उसकी आवाज़ में कपकपाहट होगी, आवाज़ स्लो हो जाती है, ऐसे शख्स की आवाज़ की पिच या उसकी टोन कम हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता लिंगरिंग स्पीच हो जाती है ऐसे पेशेंट की, जो पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं। ऐसे लोगों की लिखाई छोटी हो जाती है, लिखाई बेतरतीब हो जाती है, सिग्नेचर ऐसे लोगों के ख़राब हो जाते हैं, कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठकर खड़ा होना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो पार्किंसन के पेशेंट्स होते हैं। ये बीमारी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस बीमारी की सबसे बड़ी रीज़न डोपामिन की कमी होती है। अब ये गाइस, डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, जो बैलेंस बरकरार रखता है हमारी बॉडी का जो हमारी टोन का बैलेंस बरकरार रखता है। तो जब इसकी डोपामिन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो ये अलामात ज़ाहिर होती हैं, और जब ये कमी बढ़ती रहती है तो फिर इंसान प्रॉपर चल नहीं सकता, बैठकर खड़ा नहीं हो पाता, हाथों और टांगों में राशा रहता है, आवाज़ में कपकपाहट आ जाती है, कभी कभी चलते चलते रुक जाता है, वो अगला कदम उठा नहीं पाता, वो वहाँ फ्रीज़ हो जाता है मीन्स के, और बाज़ औक़ात हाथों से भी प्रॉपर काम नहीं ले पा रहा होता है ऐसा पेशेंट। उसके शोल्डर्स फ्रोज़न शोल्डर्स हो जाते हैं, यानी उसके शोल्डर्स जाम हो जाते हैं। उसको कहते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना, यानी जिन लोगों के शोल्डर्स फ्रोज़न हो जाते हैं और काम नहीं कर पाते तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में ऑन ऑफ फिनोमेना कहते हैं। ऐसे इंसान की बॉडी आगे की तरफ झुकने लग जाती है। अक्सर लोगों का कुब निकल जाता है, जिसे स्टूप्ड पॉस्चर कहते हैं। इब्तिदा में उनकी कमर में दर्द रहता है ऐसे पेशेंट्स की, जिसकी वजह से कमर आगे की तरफ झुकने लगती है, और फिर ऐसा ऐसा दर्द जो है, पेन जो है वो बढ़ता चले आता है। तो या तो उनकी कमर बहुत ज़्यादा झुक जाती है ऐसे लोगों की, या फिर कुब निकल जाता है, यानी स्टूप्ड पॉस्चर हो जाता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोना आता है ऐसे लोगों को, तो कभी डिसओरिएंटेड हो जाते हैं ऐसे लोग, तो कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि दोनों हाथों या दोनों टांगों में पार्किंसन हो, एक हाथ या एक टांग में भी पार्किंसन हो सकता है। बल्कि शुरू में तो जब पार्किंसन के जो पेशेंट होते हैं उनको शुरू में एक साइड पर ही होता है, यानी एक टांग अफेक्ट होती है पार्किंसन में, या फिर एक हाथ इफ़ेक्ट होता है, फिर बढ़ते बढ़ते दोनों साइड पर पार्किंसन हो जाता है, यानी ये दोनों साइडों को मुतासिर करती है बीमारी। हाथ पाँव टांगे अक्सर अकड़ जाती हैं ऐसे पेशेंट्स की। इस अकड़ाव को रिजिडिटी कहते हैं मेडिकल टर्म में। ये जो हाथ पांव अकड़ जाते हैं पार्किंसन के पेशेंट्स के, इस अकड़ाव को मेडिकल टर्म में रिजिडिटी कहते हैं।
अब गाइस टांगों की एक और बीमारी है, टांगों से रिलेटेड बीमारी एक और है जो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं शियाटिका पेन या स्लिप डिस्क। शियाटिका जिसे अरकुन-निसा यानी एक टांग का दर्द भी कहते हैं, अरकुन-निसा भी कहते हैं उर्दू में, जिसे एक टांग का दर्द या एक टांग का सुन रहना भी कहते हैं, यानी एक टांग सुन रहती है, एक टांग में पेन होता है। इसे शियाटिका पेन या स्लिप डिस्क कहते हैं। अक्सर लोगों की एक टांग के पिछली साइड में दर्द रहता है, पेन होता है या नमनेस यानी सुन हो जाती है टांग, या झुंझलाहट या सनसनाहट रहती है टांग में, और ये पेन कमर से शुरू होता है और रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। और कई लोगों की तो पाँव की उंगलियों में भी फील होता है ये पेन, शियाटिका का पेन, और कई लोगों को घुटने के पिछली साइड पर ये पेन फील होता है कई लोगों को। सो गाइस, हमारी बॉडी में दरअसल एक नर्व होती है, एक नस होती है जिसको हम शियाटिक नर्व कहते हैं, और इस बीमारी को शियाटिका कहते हैं क्योंकि ये बीमारी उस शियाटिक नर्व से जुड़ी हुई है, इसलिए इस बीमारी को शियाटिका कहते हैं। तो हमारी जो टांग में जो शियाटिका नर्व होती है, अब ये जो शियाटिक नर्व होती है, ये जो हमारी कमर से शुरू होती है और हमारी टांग तक चली जाती है, पाँव तक चली जाती है हमारे, अगर ये किसी वजह से कहीं से कंप्रेस हो जाती है या फिर बोन्स की अलग से एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी टांगों की हड्डियों में कहीं बोन्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ होना शुरू हो जाए, तो अलग से यानी एक अलग से हड्डी निकल आए हड्डी के साथ, या हड्डी बढ़ जाए, तो ये चीज़ भी शियाटिक नर्व को कमज़ोर कर देती है। तो फिर हमारी टांग में दर्द रहता है, टांग सुन रहने लगती है, टांग में सूजन आ जाती है, टांग में खिंचाव आ जाता है, इस खिंचाव की वजह से दर्द रहता है, चलना फिरना महाल हो जाता है ऐसे लोगों का, बैठकर उठना महाल हो जाता है ऐसे लोगों का, पैरों और टांगों में लचक आ जाती है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं ऐसे लोगों के जिनको सीरियस शियाटिक पेन होता है, उनको मस्कुलर वीकनेस आ जाती है उनकी टांगों में, और सेंसरी डेफिसिट होने लगता है ऐसे लोगों को, चलने फिरने में दुश्वारी होती है, लंगड़ा के चलते हैं ऐसे लोग, और उनको पॉटी और यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, यानी लैट्रीन और पेशाब में दुश्वारी होती है ऐसे लोगों को जिन्हें शियाटिका पेन होता है, जिन्हें शियाटिका पेन होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, तो डायबिटीज़ भी शियाटिक नर्व को इफ़ेक्ट करती है, डायबिटीज़ भी शियाटिक नर्व को कमज़ोर करने का बाइस बनती है। तो अब बात करते हैं हम कॉजेज़ ऑफ शियाटिका, यानी शियाटिका किन वजूहात की बिना पर होते हैं। जो हमारी एक टांग का दर्द है जिसे अरकुन-निसा कहते हैं, तो इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। तो मेडिकल साइंस कहती है कि इसकी सबसे अहम वजह जो होती है वो है प्रोलैप्स्ड, इसकी सबसे अहम वजह प्रोलैप्स्ड इन्वर्टिबल डिस्क, जिसे कॉमनली स्लिप डिस्क भी कहते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ गद्दे या कुशन होते हैं जिनको हम इन्वर्टिबल डिस्क कहते हैं। इन डिस्क के खिसकने की वजह से हमारी नसों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें शियाटिका की कंप्लेन होती है। मेडिकल साइंस इसकी दूसरी शियाटिका की दूसरी मेजर रीज़न बताती है लिम्बर कैनाल स्टेंसिस, यानी थिनिंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल, यानी इस कंडीशन में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो
स्पाइनल कॉर्ड हमारी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और हमें सियाटिका की कंप्लेन आ जाती है। डॉक्टर हज़ात सियाटिका की तीसरी मेजर रीज़न बताते हैं स्पॉन्डलोलिथिसिस। स्पॉन्डलोलिथिसिस यानी पार्ट्स ऑफ बैकबोन स्लिप ऑफ कि इस बीमारी में हमारी रीढ़ की हड्डी ही एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर दबाव पड़ता है हमारी रीढ़ की हड्डी पर और नसों पर, और हमें सियाटिका की कंप्लेन आ जाती हैं। तो ये थी गाइस सियाटिका पेन। अब हम बात करेंगे टांगों से रिलेटेड एक और बीमारी जो है शिन पेन, जिसे शिन पेन कहते हैं, जो हमारी टांगों से रिलेटेड बीमारी है। टांग के सामने वाले हिस्से में शिन पेन होता है। हमारे टांग का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें जो दर्द होता है उसको शिन पेन कहते हैं। हमारी टांग की बोन को टिबिया बोन कहते हैं। हमारी टांग के सामने के हिस्से में होने वाले दर्द को शिन पेन कहते हैं। जो लोग कभी कभार वॉक करते हैं या जिन लोगों के जूतों का जो सोल होता है वो पतला होता है, जो लोग सख्त हार्ड सरफेस पर चलते हैं, तो उन्हें शिन पेन हो सकता है। इस शिन पेन के इस बीमारी के कई नाम हैं, जैसा कि इसे शिन पेन भी कहते हैं, इसे शिन स्प्लिंट भी कहते हैं, इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको मीडियल टीबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, और उर्दू में इसे पैरों और टांगों में होने वाला दर्द कहते हैं। ये पैरों और टांगों में होने वाली आम तकलीफ़ है। ये शिन पेन उन लोगों में ज़्यादा होता है जो रनिंग करते हैं, जो वॉक करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मार्च पास करते हैं, जो लोग हार्ड सरफेस पर ज़्यादा दौड़ते हैं, या जिन लोगों के जूतों का सोल पतला होता है, और या जिन लोगों के जूतों का सोल फ्लैट होता है, ऐसे लोगों को भी हो सकता है शिन पेन। या उन बच्चों को हो सकता है जिनमें विटामिन और कैल्शियम की कमी होती है जिन बच्चों में। इसके अलावा आर्मी मैन को हो सकता है, पुलिस मैन को हो सकता है, एथलीट्स जो होते हैं उन्हें ये पेन होता है शिन पेन। इसके अलावा स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं उन्हें ये पेन होता है, या जो लोग कभी कभार वॉक करते हैं, कभी कभार एक्सरसाइज करते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ जाता है जिन लोगों को, या जो लोग कभी कभार दौड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को शिन पेन की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों के घुटने घिस गए होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों की पिंडलियों के मसल्स ज़्यादा टाइट होते हैं उन्हें पैरों में ये दर्द हो सकता है, उनकी टांगों में ये दर्द हो सकता है। इसमें ये होता है कि टांग में आगे और पीछे की तरफ तेज़ दर्द होता है, और अगर हम इस पर हाथ लगाते हैं तो वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दर्द टांग की टिबिया बोन के अंदर होता है। शिन पेन का जो दर्द होता है वो हमारे जो टांग की टिबिया बोन है उसमें होता है ये शिन पेन का दर्द। इसके अलावा गाइस टांगों की एक बीमारी और है जिसे गुलन-बारी या गियां-बारी, कुछ लोग इसे गुलन-बारी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसे गियां-बारी प्रोनाउंस करते हैं। तो गुलन-बारी या गियां-बारी जिसे शॉर्ट फॉर्म में GBS कहते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे, GBS सिंड्रोम यानी गुलन-बारी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब गाइस ये होता है कि कोई ऐसी बीमारी जो हमारे जिस्म में हो और वो हमारे जिस्म की एक से ज़्यादा सिस्टम को मुतासिर करे, या फिर सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हुई जो हमारी बॉडी के एक से ज़्यादा सिस्टम को इन्वॉल्व कर ले अपने साथ। तो ऐसी बीमारी के साथ हम डॉक्टर हज़ात सिंड्रोम का वर्ड लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि GBS यानी गुलन-बेरी या गुलन-बारी या गियां-बारी सिंड्रोम में कुछ लोग
ये गाइस एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसमें हमारे जिस्म की पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होने लगती हैं इस बीमारी में। ये अचानक से होने वाली और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। गिया और बैरी ये दो फ्रेंच फिजिक्स थे जिनके नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है। ये दोनों फिजिक्स जो थे, इन्होंने 1916 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी जा रही थी तो उस वक्त दो सोल्जर्स में इन दोनों फ्रेंच फिजिक्स ने इस बीमारी को डिस्कवर किया था। इसलिए इस बीमारी का नाम इन दोनों फ्रेंच फिजिक्स के नाम पर गिया बारी या गुलन बारी रख दिया गया। ये बीमारी बेसिकली हमारे आसाब यानी हमारे नर्व्स की बीमारी है। इस बीमारी में हमारे आसाब यानी हमारा सीएनएस सिस्टम जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं वो डैमेज होने लगता है। अब ये नर्व्स हमारी बॉडी में फंक्शन कैसे करती हैं, इसको एक एग्जांपल से समझिए आप कि जब कोई इंसान दौड़ रहा होता है तो ऐसे में एक तो उसका ब्रेन जो उसके दौड़ने में उसके मसल्स को मूव कराने में उसे डायरेक्शन दे रहा होता है। एक तो उसका ब्रेन दौड़ने में इन्वॉल्व होता है, दूसरा उसके अपने मसल्स हैं जो हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग और हमारे मसल्स के दरमियान में जो चीज़ ब्रेन और मसल्स को कनेक्ट करती है बिजली के तारों की तरह, दिमाग को पूरी बॉडी से सिग्नल भेजती है, वो होती हैं हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, वो जो हमारे मसल्स के और हमारे ब्रेन के दरमियान में बिजली के तारों की तरह काम करती हैं और हमारे मसल्स से मैसेजेस को, सिग्नल्स को भेज रही होती हैं दिमाग तक। तो जीबीएस सिंड्रोम या जीबीएस जो बीमारी है, इस बीमारी में हमारी पेरिफेरल नर्व्स डैमेज होने लगती हैं। जीबीएस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब यानी हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो बीमारियों से लड़ता है। वो अपनी ही बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करने लगता है। यानी ये जो हमने कहा कि ये जो गिया बारी या गुलन बारी जो बीमारी है, जीबीएस सिंड्रोम जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो अपनी ही बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करने लगता है। इसमें स्पेशली हमारी पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को और सेंसेशन को कंट्रोल करती हैं। पेरिफेरल नर्व्स हमारी ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड जिसे हराम मगज़ कहते हैं और ये मिल के बनाता है सीएनएस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इससे ये नर्व्स हमारे मोटर और हमारे सेंसरी सिग्नल्स देती और लेती हैं। इन पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर एक पतली सी शीट होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। माइलिन शीट की वजह से ही हमारी बॉडी में मोटर और सेंसरी सिग्नल्स का कंडक्शन हो पाता है। अब होता क्या है कि जीबीएस सिंड्रोम में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही माइलिन शीट पर अटैक करने लगता है, जिससे हमारी नर्व्स डीमाइलिनेटेड हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से सिग्नल का कंडक्शन ठीक से नहीं हो पाता और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के उन हिस्सों में कमज़ोरी आने लगती है और टांगों और पैरों में दर्द रहता है, टांगों में वीकनेस आ जाती है, हाथों, पैरों और टांगों में से ताकत ख़त्म होने लगती है, टांगें काम करना छोड़ देती हैं, चलने में लड़खड़ाहट होती है, सीधे खड़े नहीं हो पाते ऐसे लोग, टांगों में, पैरों में टिंगलिंग सेंसेशंस भी होने लगती हैं।
ऐसे लोगों के ऐसा लगता है कि जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं या चींटियां सी बॉडी में चल रही हैं। कई लोगं में ये बीमारी लोअर बॉडी से ऊपर उठते उठते अपर बॉडी तक पहुंच जाती है, यानी पैरों और टांगों से होते हुए हिप्स, कमर और पेट और फिर बाजुओं तक पहुंच जाती है। यानी वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन ज़्यादातर पैरों के निचले हिस्से से शुरू होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए आर्म्स में और फिर गले तक और फिर सर तक पहुंच जाती हैं ये टिंगलिंग सेंसेशंस और ये बर्निंग सेंसेशंस। और सर और फेस पर भी बर्निंग सेंसेशंस या टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती हैं। यानी आपके हमारे जो फिशल मसल्स हैं उसमें उनको हमारे ये बीमारी जो है गियाबारी सिंड्रोम, ये हमारे फिशल मसल्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है। इब्तिदा में मरीज़ चलते वक्त लड़खड़ाहट महसूस करता है इस बीमारी का पेशेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठकर उठना मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। फिर बाद में हाथ कमज़ोर होने लगते हैं, मुट्ठी बंद करने में मुश्किल होती है, ऐसे लोगों को हाथ ऊपर उठाने में मुश्किल होती है, हाथों में पेन रहता है और जब वो ऊपर उठाते हैं हाथ तो हाथों में पेन होता है उस वक्त। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये हो सकती है कि ये कमज़ोरी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे रेस्पायरेटरी मसल्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती है बीमारी, जिससे पेशेंट को ब्रीथिंग में इश्यूज़ आने लगते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होती है। मरीज़ की इतनी प्रॉब्लम होती है कि बाज़ औक़ात मरीज़ को वेंटिलेशन पर रखना पड़ता है। 15 से 20% लोगों में ये बीमारी बल्बर मसल्स जो होते हैं हमारे गले के मसल्स जो खाना निगलने में काम करते हैं, हमारे बल्बर मसल्स को भी ये बीमारी इन्वॉल्व कर लेती है और जिसकी वजह से मरीज़ को खाना चबाने में और खाना निगलने में मुश्किल होती है। खाना निगलते वक्त गले में पेन होता है और इस कंडीशन में बात करने में मुश्किल पेश आती है, बात करते वक्त ज़बान लड़खड़ाने लगती है या फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है ऐसे लोगों की। आंखें बंद करने में भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब मरीज़ पानी पीने लगता है तो पानी प्रॉपर तरीके से नहीं पी पाता, पानी साइड से निकलने लगता है। पेशाब और पॉटी करते वक्त ऐसे पेशेंट्स को GBS के पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है। इस बीमारी को इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे शनाख्त हो कि ये GBS सिंड्रोम ही है। तो इस बीमारी के सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि ये एक अचानक से होने वाली और तेज़ी से फैलने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। बेसिकली ये बीमारी डायरिया होने के बाद या फिर किसी तरह के रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने के बाद ये बीमारी हो सकती है पेशेंट को, या फिर इन्फ्लुएंज़ा वायरस से भी ये बीमारी स्प्रेड करती है, या फिर फ्लू में जो वैक्सीनेशन ली जाती है उससे हो सकती है, या फिर H1N1 वैक्सीन जो इन्फ्लुएंज़ा वायरस में जो वैक्सीन ली जाती है N1 और H1 उससे भी हो सकती है। तो ये वैक्सीन्स लेने के बाद भी GBS डिजीज़ हो सकती हैं। तो इट मीन्स कि बहुत कम कॉजेज़ में ये बीमारी मरीज़ को किसी प्रायर इन्फेक्शन यानी पहले से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये बहुत कम केसेस होते हैं ऐसे, जबकि ज़्यादातर केसेस में ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजनाई एक तरह का ये जो GBS बीमारी जिस बैक्टीरिया की वजह से फैलती है उसको कहते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जेजनाई। इस बैक्टीरिया के फैलने की वजह से ये बीमारी GBS की बीमारी हो सकती है या मरीज़ इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इस बीमारी के पेशेंट्स में बीमारी शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले या तो गला ख़राब होगा,
या फिर उसको डायरिया होगा, या फिर लूज़ मोशन हो जाएंगे ऐसे शख्स को। और लूज़ मोशन में ये जो बैक्टीरिया जो इस बीमारी का बैक्टीरिया है वो इन्वॉल्व होता है, जिसे कैम्पाइलोबैक्टर जेजनाई कहते हैं। अब ये हमारा जो मदाफ़ियती निज़ाम है, यानी जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी हमारा CNS सिस्टम, वो एंटीबॉडीज़ बनाता है इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। लेकिन साथ में हमारा मदाफ़ियती निज़ाम गलती ये करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज़ बनाता है इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो वो इस बैक्टीरिया को तो किल करता ही है, मगर साथ में हमारी पेरिफेरल नर्व्स में कुछ मखसूस चीज़ें जो होती हैं, जिसे गैंग्लियोसाइड यानी GM1, मेडिकल टर्म में इसे गैंग्लियोसाइड GM1 शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इनको भी मारना शुरू कर देता है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है। यानी वो उस बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया की वजह से गुलन-बारी सिंड्रोम होता है, उस बैक्टीरिया को तो मारता है, लेकिन ये साथ में हमारी पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और पेरिफेरल नर्व्स के अंदर जो गैंग्लियोसाइड यानी GM1 चीज़ होती है उसको भी मारना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ ये हमारी नर्व्स के ऊपर एक पतली लेयर होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इन पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। माइलिन शीट के ऊपर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इन्हें भी अपना दुश्मन समझ के मारना शुरू कर देता है। तो ये वजह बनती है इस बीमारी में मुब्तला होने की या इस बीमारी के फैलने की। ये बीमारी दरअसल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसका मतलब है कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमें नुकसान पहुंचाने लगता है। तो ये GBS ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्पेशली हमारी नर्व्स को डैमेज करता है। यानी GBS सिंड्रोम के केस में ये होता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम GBS के इन्फेक्शन को तो ख़त्म करता ही है, लेकिन साथ में इसको ख़त्म करने के बाद ये अपने ही जिस्म को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये अपने ही नर्व्स को, अपने ही रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है, जिससे पेशेंट को वीकनेस होने लगती है। बड़ी उम्र के लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से वीक होता है, उनके अंदर इस बीमारी के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये बीमारी बेसिकली हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हम पर काबू पा लेती है। तो इसके बाद अब गाइस मैं बात करूंगी एक और बीमारी की, जिसे गंठिया, उर्दू में गंठिया कहते हैं और इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं, यानी जॉइंट्स आर्थराइटिस। अब जॉइंट आर्थराइटिस मींस के जोड़ों की बीमारी, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना। तो आर्थराइटिस बेसिकली जोड़ों की बीमारी होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जोड़ों के अंदर जो चिकनाई रखी है, जो हमारी बॉडी के जो जोड़ों को, जॉइंट्स को मूव कराने में हेल्प करती है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी की बोन्स के जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है, जब ये कार्टिलेज हमारे जोड़ों में से कम होने लगता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो तब इस बीमारी को जॉइंट आर्थराइटिस कहते हैं। इट मीन्स कि ये प्योरली कार्टिलेज डिजीज़ है। आर्थराइटिस की बीमारी प्योरली कार्टिलेज डिजीज़ है ये। इस बीमारी में जब हड्डियों के जॉइंट से कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, तो इसमें जॉइंट्स की सिचुएशन ख़राब हो जाती है, हड्डी से हड्डी रगड़ खाने लगती है। तो ऐसे में मरीज़ को पेन होने लगता है, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना मुहाल हो जाता है। इस आर्थराइटिस बीमारी में बेसिकली हमारी बॉडी के बड़े जॉइंट्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, सच एज़ नी जॉइंट्स, घुटनों के जोड़, एंकल जॉइंट्स, हमारे टखनों के जोड़, हिप्स जॉइंट्स, हमारे कूलों के जोड़, हैंड्स फिंगर जॉइंट्स, उंगलियों और हाथों के जोड़, शोल्डर जॉइंट्स यानी कंधों के जोड़। तो ये बीमारी, ये हमारी बॉडी के जो सिग्निफिकेंट जॉइंट्स हैं, जो
जो आर्थराइटस डिजीज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो आर्थराइटस की जो आर्थराइटस नियर अबाउट 100 टाइप्स हैं। आर्थराइटस की 100 अक़साम हैं आर्थराइटस की। आउट ऑफ देम सम आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट। जो सबसे ज़्यादा कॉमन आर्थराइटस की टाइप्स हैं उनमें एक तो है रिम्यूटाइड आर्थराइटस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RA कहते हैं। इसके अलावा गाउट आर्थराइटस और ऑस्टियो आर्थराइटस, ये 3 टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। अब गाइस मैं बात करूँगी रोमेटाइड आर्थराइटस की, गंठिया बीमारी की एक टाइप्स है रोमेटाइड आर्थराइटस। तो इट इज़ अ ऑटो इम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। इट अटैक्स हेल्दी सेल्स बाय मिस्टेक। ये जोड़ों की वो बीमारी है जो माजूरी पैदा करती है। ये बीमारी ज़्यादातर दरमियानी उम्र के लोगों को होती है या फिर लेट एज में भी हो सकती है बीमारी, और आम तौर पर ये अर्ली एज में भी हो सकती है बीमारी। इवन दो ये बच्चों को भी हो सकती है बीमारी रूमेटाइड आर्थराइटिस, बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस बीमारी की इब्तिदा हमारे हाथों के जोड़, जिन्हें स्मॉल मसल्स ऑफ जॉइंट्स ऑफ हैंड्स कहते हैं, वहाँ से होती है। इस बीमारी की इब्तिदा सबसे ज़्यादा हमारे हाथों के जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ मसल्स हैं उनको वो इससे अफेक्ट होते हैं। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो हाथ अकड़े हुए होते हैं, हाथों पर सूजन होती है, मुट्ठी बंद नहीं हो पाती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, सोजिश इन्फ्लेमेशन होती है, टेंडन सूज जाते हैं, स्किन रेड सी रहती है। तो ये सारी अलामात हाथों से शुरू होते होते आपकी कलाई, आपकी कोहनियों, आपकी गर्दन, कमर, टांगों, घुटनों, टखनों, पैरों तक पहुंच जाती है। यानी ये बीमारी उंगलियों के बाद जिस्म के दूसरे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन जिस्म के तमाम जॉइंट्स को अपनी लपेट में ले लेती है। और ये अलामात या ये जो पेन होता है इन तमाम जोड़ों तक पहुंच जाता है, जिनको डॉक्टर मेडिकल टर्म में साइनोवल जॉइंट्स कहते हैं। मेडिकल टर्म में इसे साइनोवल जॉइंट्स कहते हैं, जो आपकी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स होते हैं। अब ये साइनोवल जॉइंट्स का मतलब वो जोड़ होते हैं जिनके अंदर साइनोवियम एक मादा होता है जोड़ों के अंदर, जो मादा होता है, जो झिल्ली होती है जोड़ों के अंदर, जोड़ों के दरमियान में, जिसको साइनोवियम कहते हैं। वहाँ ये मादा पाया जाता है इन जोड़ों के साइनोवल जॉइंट्स के अंदर। ये साइनोवियम नामी मादा पाया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ पानी भी होता है इन जोड़ों के अंदर। ये बीमारी वहाँ होती है, आर्थराइटिस की बीमारी जोड़ों में होती है बीमारी। तो ये एक इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये भी GBS सिंड्रोम की तरह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट अटैक्स हेल्दी सेल ऑफ आवर बॉडी बाय मिस्टेक। यानी हमारा जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है वो अपने ही जोड़ों का दुश्मन हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही जोड़ों को दुश्मन समझकर अपने जोड़ों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और अपने ही जोड़ों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अपने ही जोड़ों के अंदर मौजूद गूदे को यानी कार्टिलेज को खाना शुरू कर देता है, या फिर उनको बिगाड़ना शुरू कर देता है कार्टिलेज को। जो जोड़ों में बिगाड़ पैदा हो जब जोड़ों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है तो वहाँ पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जोड़ों पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, और जोड़ सूज जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, वहाँ सोजिश और सूजन रहना शुरू हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बाज़ औक़ात वो जोड़ इतना ज़्यादा सूज जाता है कि उसका कैप्सूल फट जाता है, और फटने की वजह से वो जोड़ टेढ़ा हो जाता है और इंसान मफलूज हो जाता है। उस जोड़ के टेढ़े होने की वजह से माजूर हो जाता है,
हाथ पांव टांगे टेढ़ी हो जाती हैं। मरीज़ के घुटने टेढ़े होने की वजह से घुटनों का ज़ाविया यानी उसकी शेप तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ के गिरने का एहतमाल रहता है, टेढ़ापन होने की वजह से। और टांगों की साख्त ख़राब हो जाती है। आर्थराइटिस के अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर टांगें अंदर की जानिब मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जब टांगें का जिसकी वजह से टांगों का जो ज़ाविया है, जो शेप है, वो तब्दील हो जाती है। तो इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस जोड़ों का जो गंठिया है, ये दिल को भी मुतासिर कर सकता है। इसलिए इसको इसी वजह से इसको ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। इस बीमारी में आपका अपना क़ुव्वत मदाफ़ियती निज़ाम आपके जोड़ में जो कार्टिलेज है, जो चिकनाई वाली जो झिल्ली है, उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। इसकी जो कॉजेज़ हैं, इस बीमारी की रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो कॉजेज़ हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह मोरूसी यानी मोरूसी वजह है, यानी ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसके अलावा ये चोट लगने की वजह से भी हो सकती है आर्थराइटिस। ये कोई ऐसी बीमारी यानी आपको कोई ऐसी बीमारी हुई हो या जिसने जोड़ों को अंदरूनी तौर पर डैमेज कर दिया हो, तो उस वजह से भी ये रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है आपको, या फिर वज़न बढ़ने की वजह से भी रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है। ये बीमारी लॉन्ग टर्म है यानी क्रोनिक डिजीज़ है ये रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब मैं बात करूँगी एक दूसरी टाइप आर्थराइटिस की, एक दूसरी टाइप जिसको कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस इट अफेक्ट्स जॉइंट्स, किडनीज एंड ब्लड। ये जोड़ों का ये जो आर्थराइटिस है, ये सबसे ज़्यादा जोड़ों को, किडनी को और खून को अफेक्ट करता है, यानी डीजेनरेशन इन नी जॉइंट्स। ऑस्टियो आर्थराइटिस बेसिकली हमारे नी जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा हमारे घुटने के जोड़, जिन्हें नी जॉइंट्स कहते हैं, वो डीजेनरेशन का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ जो होते हैं, हमारे जो घुटने के जो जोड़ हैं, ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी का पूरा वज़न हमारे घुटनों पर होता है। हमारे घुटनों ने उठाया हुआ होता है हमारी पूरी बॉडी का वज़न। तो हमारे घुटनों की हड्डियों के दरमियान जो हमारे घुटनों की हड्डियों के दरमियान में जो मैनकस नामी कार्टिलेज होता है, ये गूदा डैमेज होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होकर ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि घुटनों पर सूजन आने की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉपर घुटनों तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा होता है। इसी वजह से घुटनों का रिपेयर करने का जो अमल है वो रुक जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही होती है। इसलिए कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट होकर ख़त्म हो जाता है और बोन्स आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती हैं। फिर दर्द, सूजन, सोजिश की शिकायत रहती है पेशेंट को। बाद लोगों के घुटनों के पीछे की तरफ गुब्बारा सा या थैली सी बन जाती है, पानी की थैली बन जाती है। इस थैली के अंदर जो पानी बनता है उसको मेडिकल टर्म में फ्लूइड कहते हैं। वो इस वजह से पैदा होता है, वो पानी के इसी वजह से पैदा होता है, इसीलिए इसको ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर इसको डीजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज़ कहते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस जॉइंट्स के अंदर जो डीजेनरेटिव चेंजेस आ चुकी होती हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती हैं। यानी अगर आपका घुटना एक बार टेढ़ा हो गया या एक बार घिस चुका है तो अब वो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकता है। तो ये बीमारी जो है, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की जो बीमारी है, ये बीमारी बड़ी उम्र के मर्द और ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आती है। ऐसे लोग जिन्हें घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, इनमें से ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके घुटने घिस गए होते हैं। वो घुटने नहीं घिसे होते, बल्कि उनके अंदर मौजूद कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। ये कार्टिलेज कब ख़त्म होता है कि जब हम सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ते हैं, भागने दौड़ने का काम, चलने फिरने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं,
जब हम नीचे घुटनों के ज़ोर पर बैठकर कोई काम बहुत देर तक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से ये घुटने घिस जाते हैं। जवानी तक तो सब ये ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की तो हड्डियों में मौजूद कार्टिलेज ख़त्म होना शुरू हो जाता है और फिर हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। तो गाइस, अब मैं बात करूँगी गाउट अर्थराइटिस की, यानी हाई यूरिक एसिड, यानी गंठिया या यूरिक एसिड की ज़्यादती। जब यूरिक एसिड की ज़्यादती हमारी बॉडी में जाती है तो उसको गाउट अर्थराइटिस कहते हैं। तो गाउट अकर्स व्हेन यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बिल्ड अप इन योर जॉइंट्स, यानी गाउट अर्थराइटिस उस वक्त होता है जब यूरिक एसिड की ज़्यादती से बनने वाले क्रिस्टल हमारी बॉडी के जॉइंट्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसे बीमारियों की बादशाह या बादशाहों की बीमारी भी कहा जाता था पहले। ये यूजुअली वेस्ट में रॉयल फैमिलीज़ के अफराद को हुआ करती थी बीमारी। अब ये एक कॉमन डिजीज़ है, अब हर शख्स को हो जाती है। ये बीमारी एक्चुअली हमारे खून में यूरिक एसिड का जो लेवल है एक ख़ास हद से जब वो तजावुज़ कर जाता है वो लेवल यूरिक एसिड का हमारे ब्लड के अंदर, तो ऐसी सूरत में बीमारी हो जाती है। इसलिए इसको हाइपर यूरिक एनीमिया या गाउट भी कहते हैं। इसको गाउट भी कहते हैं और हाइपर यूरिक एनीमिया भी कहते हैं। यूरिक एसिड हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब ये यूरिक एसिड हमारे लीवर में तैयार होता है और फिर यूरिक एसिड हमारे लीवर में तैयार होता है और फिर हमारा ब्लड इसे कैरी करके किडनी तक लेकर जाता है और किडनी ये यूरिक एसिड यूरिन के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर खारिज कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर इसका लेवल एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो इसमें टेंडेंसी ये होती है कि ये जिस्म के जोड़ों में या जोड़ों के गिर्द जो मौजूद पट्टे होते हैं उनके अंदर मोनोसोडियम यूरिक क्रिस्टल की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। ये अगरचे ये जिस्म के बहुत से ऑर्गन्स को मुतासिर कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे जोड़ों में और गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाता है। जोड़ों पर इसका अटैक अमूमन एकदम से होता है और मरीज़ विदिन 24 आवर्स नॉर्मल से सीरियस जॉइंट पेन में मुब्तला हो जाता है। और ये जॉइंट पेन इतना शदीद होता है कि मरीज़ इस जोड़ को फिर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रह पाता। उस पर वज़न नहीं डाल सकता, उस जोड़ पर उसे हिला नहीं सकता उस जोड़ को। ऐसे मरीज़ को अक्सर बुखार, जोड़ों की सूजन, जोड़ों की सोजिश और जोड़ों का दर्द की शिकायत रहती है। गाउट का ये मरीज़ जिस्म में मौजूद तमाम जो जिस्म में गाउट का जो ये मर्ज़ होता है ये हमारी बॉडी के जितने भी साइनोवल जॉइंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी साइनोवल जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर गूदा मौजूद होता है, तो उन सारे साइनोवल जॉइंट्स को ये मुतासिर करता है। तो यूरिक एसिड किन लोगों में हो सकता है? यूरिक एसिड अगर हम बात करें तो ये शुगर के पेशेंट्स में हो सकता है। शुगर के पेशेंट इससे मुतासिर हो सकते हैं। वो लोग मुतासिर हो सकते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है। इससे गाउट से वो लोग मुतासिर हो सकते हैं जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला होते हैं। गाउट अर्थराइटिस उन लोगों को हो सकता है कि अगर आपके वज़न में तब्दीली हो रही है तो तब्दीली होने की वजह से भी आपके ऊपर ये गाउट अर्थराइटिस अटैक कर सकता है, यानी यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ सकती है आपकी बॉडी में अगर आपके वज़न में तब्दीली आ रही है। तो पानी की कमी, जिन लोगों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर भी गाउट अर्थराइटिस हो सकता है। जिन लोगों को बुखार रहता है उनमें भी गाउट अर्थराइटिस हो सकता है। जिन लोगों के जिस्म के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी गाउट या यूरिक एसिड बढ़ सकता है। गाइस, अब मैं बात करूँगी कार्पल टनल सिंड्रोम की, यानी हाथों का जलना, हाथों में बर्निंग सेंसेशंस होना, हाथों का जलना, हाथों से रिलेटेड बीमारी है ये हमारी।
हाथों से रिलेटेड बीमारी जो होती है उसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम मेडिकल टर्म में। अक्सर लोगों के हाथों में जलन रहती है, हाथों में बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, उनके हाथ अक्सर सून हो जाते हैं यानी हाथों में नमनेस आ जाती है, या हाथों में सुइयां सी चुभती महसूस होती हैं यानी टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही होती हैं, या हाथ बेजान से महसूस होते हैं, या हाथों में थकावट का एहसास होता है, या हर वक्त हाथों के अंदर पेन रहता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स दिन भर भी महसूस होते हैं, मगर अक्सर लोगों में रात में सोते वक्त ये अलामात बढ़ जाती हैं और इसकी वजह से वो रात के पिछले पैर उठ जाते हैं और उठकर अपने हाथों को शेक करने लगते हैं। जलन और हिद्दत और गर्मी निकलने की वजह से उनके उस पर पानी डालते हैं या कुछ देर तक ठंडे पानी में डिबो कर रखते हैं ताकि उन्हें इस तकलीफ़ से राहत मिल सके। मगर ये जो रेमेडीज़ वो करते हैं टेम्परेरी होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। ऐसा करने से थोड़ी देर तक के लिए तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है, आपकी जलन में पेन में कमी आ सकती है, मगर थोड़ी देर बाद फिर वही अमल शुरू हो जाता है। मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर्स हजरात का कहना है कि अगर आप ये सब चीज़ें महसूस कर रहे हैं तो आप कार्पल टनल सिंड्रोम नामी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली हमारी कलाई के मकाम पर गाइस एक बैंड होता है, यानी हमारे हाथ की छोटी बोन्स हमारी कलाई की जिस बड़ी बोन के साथ जॉइंट बना रही होती हैं उस बोन को कार्पल टनल कहते हैं। इस बोन के नीचे से एक नर्व गुजरती है जो हाथों की उंगलियों को खून सप्लाई करती है। इस नर्व को मीडियन नर्व कहते हैं। अगर किसी वजह से कार्पल टनल या मीडियन नर्व में डैमेजेस आना शुरू हो जाएं, यानी अगर कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस हो जाए और मीडियन नर्व दब जाए या कलाई के उस बैंड के मकाम पर किसी वजह से पानी वहाँ जमा हो जाए, तो फिर मीडियन नर्व से रिलेटेड डैमेजेस के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग सेंसेशंस होना शुरू हो जाएंगी, नमनेस आना शुरू हो जाएगी यानी आपके हाथ सुन रहने लगेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन यानी सुइयाँ चुभती महसूस होंगी, चींटियाँ सी रेंगती महसूस होंगी आपको, पेन होना या कमज़ोरी वीकनेस आ जाना। सो डॉक्टर्स का कहना है कि इस कंडीशन को जिसमें हमारे हाथ की मीडियन नर्व्स दबाव में आ जाती है या कंप्रेस हो जाती है, दबाव या सिकुड़ जाती है, या इंट्रैपमेंट में आ जाती है, इसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। इस ओवरऑल कंडीशन को जिसके अंदर मीडियन नर्व्स कार्पल टनल के लेवल पर फंसती है या कंप्रेस हो जाती है, उस पर किसी किस्म का प्रेशर आ जाता है, तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म में कार्पल टनल सिंड्रोम्स कहते हैं। अब डॉक्टर हजरात कार्पल टनल सिंड्रोम्स होने की कई वजूहत बताते हैं, लेकिन ये काम आपके हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों में होता है, क्योंकि मीडियन नर्व आपके हाथ के अंगूठे को और उन्हीं 3 उंगलियों को खून सप्लाई करती है, छोटी उंगलियों को खून सप्लाई नहीं करती। इसलिए जो कार्पल टनल सिंड्रोम्स की जो अलामात हैं वो आपके अंगूठे और 3 उंगलियों में ज़ाहिर होंगी। तो पहला मेन रीज़न जो डॉक्टर हजरात बताते हैं वो है ओवर यूज़ ऑफ हैंड्स, यानी हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाथों से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, मोबाइल पर गेम्स खेलने वाले लोग, हाथों से मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, वो लोग जो गड्ढे खोदते हैं, इमारतें बनाते हैं, भारी और वज़नी चीज़ें उठाते हैं, यानी जिन लोगों का कोई भी काम करने में हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो डॉक्टर हज़ार का कहना है कि उनकी मीडियन नर्व कमज़ोर और कंप्रेस हो जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनके मसल्स थक जाते हैं, हाथों के मसल्स थक जाते हैं, उनके टेंडन यानी नस और अज़लात में इन्फ्लेमेशन, सूजन, लाली, दर्द, सूजन आ जाती है। इससे कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है। इससे हाथ की मीडियन नर्व पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हाथों में टिंगलिंग यानी झंझनाहट, सनसनाहट, सुइयाँ सी चुभना और नमनेस यानी बेहिस हो जाना, सुन हो जाना, पेन होना वगैरह
या फिर नर्व्स का वीक हो जाना, इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं। डॉक्टर हजरात दूसरी बड़ी वजह कार्पल टनल सिंड्रोम की बताते हैं, प्रेगनेंसी बताते हैं। यानी उनका कहना है कि इस कंडीशन में चूँकि हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं बॉडी में, और आखिरी अयाम में जिस्म में स्वेलिंग आना भी शुरू हो जाती है, तो इस स्वेलिंग की वजह से भी कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, उससे भी कार्पल टनल सिंड्रोम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक कॉज बताते हैं डॉक्टर हजरात कार्पल टनल सिंड्रोम की, वो है बढ़ती उम्र, ढलती उम्र, जिसमें 40 साल के बाद लोगों को गंठिया यानी आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द रहता है। यानी जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं हमारे अंदर, टेंडन्स की चेंजिंग होती है हमारे अंदर, तो इससे कार्पल टनल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, और कार्पल टनल से रिलेटेड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो कॉज डॉक्टर बताते हैं वो है मोटापा यानी बहुत ज़्यादा का जिस्म का वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। बढ़ते वज़न की वजह से जब वो लोग बैठ कर खड़े होते हैं तो वो हाथों का सहारा लेते हैं, तो उनके वज़न का प्रेशर हाथों पर जब आता है, तो हाथों पर प्रेशर आने की वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। तो गाइस, ये तो थी हमारी बॉडी की, हमारी बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड कुछ डिजीज़ जिन पर मेडिकल साइंस ने रिसर्च की और इन्हें कुछ पर्टिकुलर या कुछ स्पेसिफिक नाम दिए। अब गाइस, मैं मेडिकल साइंस को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मेडिकल साइंस या मेडिकल फील्ड में जो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डिजीज़ पर जो भी रिसर्चेज हो रही हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, ठीक रिसर्चेज हो रही हैं। ये डॉक्टर हज़रात ने रिसर्चर्स ने जो भी इन बीमारियों के साइन एंड सिम्टम्स या इन बीमारियों के कॉजेज़ बताए हैं वो 100% करेक्ट हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। मगर हमारी बॉडी में जन्म लेने वाली इन बीमारियों की एक और सिर्फ एक मेजर कॉज है, और वो है डिमोनिक पोजेशन। यानी हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो है डिमोनिक पोजेशन। डिमोनिक पोजेशन यानी हमारी बॉडी में शैतान की मौजूदगी इन बीमारियों की असल कॉज है। गाइस, हमारे सराउंडिंग में जो डिमंस मौजूद हैं, जो इवल फोर्सेस मौजूद हैं, जो डार्क फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस हमारे सराउंडिंग में मौजूद हैं, उन्होंने हमारे माइंड और हमारी सोल के साथ एक पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है। एक इनविजिबल पैरासिटिक रिलेशनशिप हमारे साथ इन डार्क फोर्सेस ने हमारे साथ क्रिएट किया हुआ है, और ये हमारे साथ हर वक्त मौजूद हैं, हर वक्त हमारे साथ चिपके हुए हैं, और ये अंदर ही अंदर हमें खा रही हैं। डार्क फोर्सेस ये हमारी लाइफ फोर्स को सक कर रही हैं, और ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी को सक कर रही हैं, और ये हमारे ब्लड को भी सक कर रही हैं। ये डार्क फोर्सेस हमारे जिस्म में जो मौजूद हैं, ये आपकी लाइफ फोर्स को, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को, आपके ब्लड को, आपका फिज़िकल ब्लड और आपका इथरिक ब्लड दोनों, यानी ये आपकी बॉडी आपकी दोनों तरह की एनर्जीज़ को सक कर रही हैं। ये डार्क फोर्सेस आपके इथरिक लाइफ फोर्स, इथरिक सेक्सुअल एनर्जी और इथरिक ब्लड को भी सक कर रही हैं, और आपकी फिज़िकल ब्लड, फिज़िकल लाइफ फोर्स और फिज़िकल सेक्सुअल एनर्जी को भी सक कर रही हैं। ये डार्क फोर्सेस हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं। इसके अलावा ये डार्क फोर्सेस हमारी बॉडी के सेल्स को खा रही हैं। ये डार्क फोर्सेस हमारी बॉडी, हमारी हड्डियों में जो बोन मैरो मौजूद है उसको खा रही हैं। इसके अलावा जोड़ों में जो कार्टिलेज मौजूद हैं, ये डार्क फोर्सेस उसे खा रही हैं। आपके जिस्म में मौजूद डार्क फोर्सेस आपको दीमक की तरह अंदर से चाट रही हैं और आपको अंदर से खोखला कर रही हैं। ये डीमंस आपके दिमाग में घुसकर पहले आपके दिमाग पर कंट्रोल हासिल करते हैं,
फिर आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, फिर आपके आपके थॉट प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं। ये डार्क फोर्सेस इसलिए करते हैं ताकि वो आपसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और फ़ायदा क्या हासिल करते हैं ये आपसे फ़ायदा, वो ये डार्क फोर्सेस आपको आपकी थॉट्स को मैनिपुलेट करके ये हासिल करती हैं आपसे कि आपकी लाइफ फोर्स को, आपके सेक्सुअल एनर्जी को, आपकी ब्लड को पीना शुरू कर देती हैं ये, और ये आपके सेल्स को खाना, आपकी बॉडी के सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं, जिसके नतीजे में आपकी बॉडी में बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले आपको मेंटल और इमोशनल डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी इनके रहने की वजह से, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी, और ये डिमोनिक आइडेंटिटीज़ मुसलसल आपके अंदर रहना शुरू कर देती हैं। आप अगर एक बुराई या एक गुनाह में मुब्तला है तो ये एक डिमन आपके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आप 50 बुराइयों में, 50 गुनाहों में मुब्तला है तो समझ लें कि 50 डिमन आपकी बॉडी के साथ पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे। साथ ही साथ ये डिमन्स आपका रेप भी करते रहते हैं। आपकी स्पिरिट बॉडी आपका माइंड कंप्लीटली डिमन्स के कंट्रोल में होता है। जब ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो फिर आपकी स्पिरिट बॉडी और आपका माइंड कंप्लीटली इनके कंट्रोल में चले जाता है और आप इनके गुलाम बन जाते हैं। फिर ये जो चाहते हैं आपसे करवाते हैं। ये डिमन्स आपकी स्पिरिट बॉडी के गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डालकर आपकी सोल को, आपकी स्पिरिट बॉडी को बड़े बड़े केजेस के अंदर बंद कर देते हैं। आपकी स्पिरिट बॉडी को अपने रियलम में यानी अपनी दुनिया में ले जाते हैं ये, जहाँ ये मुसलसल आपका रेप करते हैं और इनकी दुनिया के दूसरे शैतान मिलके, दूसरे डिमन्स मिलकर भी आपके साथ यही काम करते हैं। तो सो गाइस, बीमारियों का अपना कोई वजूद नहीं है। आपके जिस्म में होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के होने की वजह आपकी बॉडी में मौजूद डिमन्स हैं। इन डिमन्स की आपकी बॉडी में मौजूदगी की वजह से पहले आपकी स्पिरिट बॉडी और सोल बॉडी गलने, सड़ने, टूटने, फूटने और ख़राब होने लगती हैं, और फिर इवेंचुअली आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी गलने, सड़ने और ख़राब होने, टूटने, फूटने का अमल शुरू हो जाता है। आपकी स्पिरिट बॉडी, आपकी सोल बॉडी के गलने, सड़ने की वजह से आपकी बॉडी में पस यानी पीप बनना शुरू हो जाती है, और यही चीज़ें आपकी बॉडी में बीमारियों की वजह बनती हैं। आपके चेहरे पर अगर पीप वाले पिंपल्स का बनते हैं, आपके फेस पर अगर वाइट हेड्स बनते हैं, आपके मुंह के अंदर और ज़बान पर जो छाले बनते हैं और फिर उनमें पस नज़र आ रहा होता है, तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि आपकी स्पिरिट बॉडी और आपकी सोल बॉडी अंदर से गल सड़ चुकी हैं। अब बारी है आपकी फ़िज़िकल बॉडी के गलने सड़ने की। तो इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयत में फ़रमा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में क्या फ़रमा रहा है, सुने इसी चीज़ से रिलेटेड। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत पारा नंबर 21 आयत नंबर 54 में इरशाद फरमा रहा है, और ये यकीनी बात है कि दोज़ख काफिरों को इस तरह घेर कर रहेगी कि रोक ना सकेंगे। जिस दिन अज़ाब इनके सर के ऊपर से, इनके पाँव के नीचे से इनको ढांके होगा, और खुदा इनसे फरमाएगा कि जो जो कारस्तानियाँ तुम करते थे अब उनका मज़ा चखो। इसके बाद अल्लाह ताला सूरह रहमान पारा नंबर 27 आयत नंबर 43-44 में इरशाद फरमा रहा है कि फिर उनसे कहा जाएगा, यही वो जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाया करते थे। ये लोग दोज़ख और हद दर्जा खोलते हुए पानी के दरमियान बेकरार दौड़ते चक्कर लगाते फिरेंगे। फिर सूरह बनी इसराइल पारा 15 और आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और हमने तो काफिरों के लिए जहन्नुम को कैद खाना बना ही रखा है। फिर अल्लाह ताला सूरह मोमिन पारा नंबर 24 आयत नंबर 69 से 77 में इरशाद फरमा रहा है, जिन लोगों ने किताब, खुदा और उन बातों को जो हमने पैगंबरों को देकर भेजा था झुटलाया, तो बहुत जल्द उसका नतीजा उन्हें मालूम हो जाएगा। जब भारी भारी तौक और जंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी और पहले खोलते हुए पानी में घसीटे जाएंगे,
फिर जहन्नुम की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर अल्लाह ताला सूरह रहमान पारा 27 आयत नंबर 34 में इरशाद फरमा रहा है, गुनाहगार जिनों और आदमियों, जहन्नुम में तुम दोनों पर आग का सब्ज शोला और सियाह धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो तुम किसी तरह रोक नहीं सकोगे। फिर अल्लाह ताला सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 17 to 30 में इरशाद फरमा रहा है कि मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूँगा, और तुम क्या समझे कि सकर क्या है। वो ऐसी आग है जो ना बाकी रखेगी और ना छोड़ेगी, और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। उस पर 19 दरोगा हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह फुरकान पारा नंबर 18 आयत नंबर 11 में इरशाद फरमा रहा है, ये सब कुछ नहीं बल्कि सच ये है, इन लोगों ने क़यामत ही को झूठ समझा है, और जिस शख्स ने क़यामत को झूठ समझा उसके लिए हमने जहन्नुम को दहका के तैयार कर रखा है कि जब जहन्नुम इन लोगों को दूर से देखेगी तो जोश खाएगी, और ये लोग उसके जोश व खरोश की आवाज़ें सुनेंगे। और जब ये लोग जंजीरों से जकड़ कर उसकी किसी तंग जगह में झोंक दिए जाएंगे तो उस वक्त मौत को पुकारेंगे। उस वक्त इनसे कहा जाएगा, आज एक ही मौत को ना पुकारो बल्कि बतेरी मौतों को पुकारो, मगर इनसे कुछ होने वाला नहीं। फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 24 और पारा नंबर 1 में इरशाद फरमा रहा है, तो उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। फिर अल्लाह ताला सूरह हज पारा नंबर 17 आयत नंबर 72 में इरशाद फरमा रहा है कि ए रसूल तुम कह दो कि तो क्या मैं तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बताऊं? अच्छा तो सुन लो, वो जहन्नुम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है, और वो क्या बुरा ठिकाना है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला सूरह फुरकान पारा नंबर 19 आयत नंबर 37 में इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग क़यामत के दिन अपने अपने मुँहों के बल जहन्नुम में लटकाए जाएंगे, वही लोग बदतर जगह में होंगे और सबसे ज़्यादा राह रास्त से भटकने वाले। फिर अल्लाह ताला सूरह सजदा पारा नंबर 21 आयत नंबर 20 में इरशाद फरमा रहा है, और जिन लोगों ने बदकारी की उनका ठिकाना तो बस जहन्नुम है, वो जब इससे निकल जाने का इरादा करेंगे तो उसी में फिर धकेल दिए जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा कि दोज़ख के जिस अज़ाब को तुम झुटलाते थे उसके मज़े को चखो, और हम यकीनी क़यामत के बड़े अज़ाब से पहले दुनिया के मामूली अज़ाब का मज़ा चखाएंगे जो अनकरीब होगा, ताकि ये लोग अब भी मेरी तरफ रुजू करें। फिर अल्लाह ताला सूरह मामून पारा नंबर 18 आयत नंबर 99 से 115 में इरशाद फरमा रहा है कि और जिनके नेकियों के पल्ले भारी हल्के होंगे, और जिनके नेकियों के पल्ले हल्के होंगे तो यही लोग हैं जिन्होंने अपना आप नुकसान किया कि हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। जहन्नुम की आग इनके मुंह झुलसा देगी और वो मुंह बनाए हुए होंगे। फिर अल्लाह ताला सूरह रात पारा नंबर 13 में इरशाद और आयत नंबर 5 में इरशाद फरमा रहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार के साथ कुफ्र किया, और यही वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में क़यामत के दिन तौक पड़े होंगे, और यही लोग जहन्नुमी हैं कि ये इसमें हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला सूरह अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 94 से 100 तक में इरशाद फरमा रहा है कि इस दिन कहा जाएगा कि ए कुफ़ार, तुम और जिस चीज़ की तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते थे यकीनन जहन्नुम का ईंधन होंगे, और तुम सबको इसमें उतरना पड़ेगा। अगर ये सच्चे माबूद होते तो इन्हें खुद दोज़ख में ना जाना पड़ता, और अब तो सब के सब इसी में हमेशा रहेंगे। इन लोगों की दोज़ख में चीख चिंगाड़ होगी, और ये सब लोग अपने शोर व गुल में किसी की बात भी ना सुनेंगे। फिर अल्लाह ताला सूरह कहफ
पारा नंबर 15 में इरशाद फर और आयत नंबर 29 में इरशाद फरमा रहा है, मगर हमने ज़ालिमों के लिए वो आग दहका के तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उन्हें घेर लेंगी, और अगर वो दुहाई देंगे तो उनकी फरियाद ऐसे खोलते हुए पानी से की जाएगी जो मिसले पिघले हुए तांबे के होगा, और वो मुंह को भून डालेगा। क्या बुरा पानी है, और जहन्नुम भी क्या बुरी जगह है। फिर अल्लाह ताला सूरह अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 39 में इरशाद फरमा रहा है कि जो लोग काफिर हो बैठे, काश उस वक्त की हालत से आगाह होते कि जहन्नुम की आग में खड़े होंगे और ना अपने चेहरों पर से आग को हटा सकेंगे और ना अपनी पीठ से, और ना उनकी मदद की जाएगी। क़यामत कुछ जता कर तो आने से रही, बल्कि वो तो अचानक उन पर आ पड़ेगी और उन्हें हक्का बक्का कर देगी। फिर उसी वक्त उनमें ना उसे हटाने की मजाल होगी और ना उन्हें मोहलत ही दी जाएगी। फिर गाइस सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और हमने काफिरों के लिए जहन्नुम को कैद खाना बना ही रखा है। सो गाइस, अगर आप भी इन बीमारियों का शिकार हैं तो इन बीमारियों का इलाज डॉक्टर हजरात के पास नहीं है। डॉक्टर हजरात और मेडिसन से आपको टेम्परेरी रिकवरी तो मिल सकती है, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डॉक्टर्स और मेडिसन परमानेंटली इन बीमारियों से आपको निजात नहीं दिला सकते। अगर आपका शैतान के साथ, डिमंस के साथ जो पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है उससे मुकम्मल निजात चाहते हैं, तो आपको अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना होगा। आपका कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ तभी बनेगा जब आप ख़तरनाक किस्म की इबादत करेंगे, जब आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका सोना जागना, आपका लेना देना, आपका आना जाना, आपका बोलना चालना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। जब आप अपनी डार्क साइड को, अपनी नेगेटिव शैडो साइड को पर काम करेंगे, यानी अपनी बुराइयों को अपने आप से दूर करेंगे, जब आप ख़ुद को कम्प्लीटली सबमिट कर देंगे अल्लाह के आगे और ख़ुद को अल्लाह के आगे सरेंडर कर देंगे, तभी आपका डीएनए क्लींस हो पाएगा और ये शैतान आपका पीछा छोड़ेंगे। जब आपका डीएनए की क्लींजिंग हो जाएगी तो तब इन शैतान ने आपकी बॉडी के अंदर जो पैरासिटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना लिया, तब उससे निजात मिलेगी आपको। गाइस, आखिर में एक बात बताती चलूँ कि गुलियन बेरी या गियाबारी सिंड्रोम, जिसको जीबीएस सिंड्रोम्स मैंने जिस बीमारी का पीछे ज़िक्र किया, और इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस की जो मैंने बात की पीछे, ये दोनों जो बीमारियां हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। ये दोनों बीमारियां ऑटो इम्यून डिज़ीज़ हैं। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ यानी इन दोनों बीमारियों में आपका जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बाय मिस्टेक इन बीमारियों के जरासीमों के ख़िलाफ़ लड़ने के साथ साथ अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है। और इसका जो मेन रीज़न इसका मेन रीज़न ये है कि ये बीमारियां आपकी अपनी बॉडी को इसलिए नुकसान पहुंचा रही हैं क्योंकि आपकी थॉट्स नेगेटिव हैं। आप अपने अंदर जो दूसरों के लिए गुस्सा, दूसरों के लिए नफ़रत, जलन, हसद, बुग़्ज़, कीना, कदूरत, अदावत यानी एंगर, हेट्रेड, जेलसी और जो ग्रजेस और रिवेंज लेने वाली जो फीलिंग आप दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं, तो ऐसा करके हम दूसरों का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं बल्कि हम अपना ही बिगाड़ रहे हैं। ऐसा करके जब हमारे दिल और दिमाग में दूसरों के लिए बुराई पल रही होती है तो फितरत ने हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम को जिस तरीके से क्रिएट किया, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को जिस तरीके से क्रिएट किया है कि जब हम अपने अंदर दूसरों के लिए बुराई रखते हैं, दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं हम, या दूसरों का बुरा हो जाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम खुद हमारे अपने ही ख़िलाफ़ हो जाता है।
तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद हमें ही नुकसान पहुंचाने लगता है, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद हमें ही बर्बाद करने लगता है। जब हम दूसरों के लिए अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव सोचें रखते हैं कि दूसरों का बर्बाद हो जाए, दूसरों का बिगाड़ दूं, दूसरों का कुछ ख़राब कर दूं, तो ये मीन्स कि हम अपना बिगाड़ रहे होते हैं। उस दूसरे का तो कुछ भी नहीं बिगड़ रहा होता, ये हमारा इवेंचुअली अल्टीमेटली हमारा ही अपना बिगड़ रहा होता है, यानी हमारा बॉडी का सिस्टम हमारे ही ख़िलाफ़ हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे ही ख़िलाफ़ हो जाता है और अंदर से हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है वो। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचें ताकि हमारे अपने साथ अच्छा हो। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, और उस वक्त तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।